इवन उन बच्चों के ऊपर, मैं पिछले दिनों जब मैंने स्टेम सेल स्टार्ट करना था तो मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में फ्रीक्वेंटली गई हूँ। आप यकीन करें डॉक्टर तनवीर कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी जब ट्रीटमेंट हो रही है कैंसर की, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। उनकी जो है उनकी बॉडी के अंदर सारे सेल ही सब खत्म हो गए और वो सब अनीमिक है। तो अगर उनके लिए स्टेम सेल का वजूद है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती है ऐसे बंदे को जो कहता है कि ये देखो ये मेरे पास इल्म है, आओ मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसे तो फिर भी उसके बाद उसका मैसेज ना पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इंशाल्लाह हर मुमकिन सूरत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और आपकी इस एफर्ट। आपको पता जब भी कोई नया आइडिया आप लेके आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा टाइम लगता है और रेजिस्टेंस भी आती है। बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि हमारे अपने प्रोफेशनल ही रेजिस्टेंस ही पैदा कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब हम बात ये करते हैं, जैसे हम ब्यूटी पे बात कर रहे थे, यूथ पे बात कर रहे थे स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू। वैसे आपको जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जो मायूस हो चुके होते हैं, जिनके जो है वो चिक्स जो उनकी पिचक चुकी होती हैं और वो ये चाहती हैं कि जब मैं भी अगर किसी मॉडल की तरह बनना चाहूँ तो क्या स्टेम सेल थेरेपी उनके ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है? एब्सोल्युटली। अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्टेम सेल बेसिकली एक नौमौलूद बच्चा है। ठीक है, जिसको जिस घर में बिठाना है उसने उसी घर के फर्द की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब इस नौमौलूद बच्चे को जब हम टारगेटेड स्टेम सेल बनाते हैं, एजिंग क्यों होती है कभी आपने सोचा है? आम बंदे से पूछे एजिंग, कहते हैं जी ओ ये बुढ़े हो गए। हाँ, अब बात यह है बुढ़ापा हर बंदे का, फिर अगर डेथ का देखें तो बुढ़ापे में डेथ किसी की किस वजह से होती है? किसी की लंग्स फैक्टर होते हैं, लंग फेलियर हो गया, किसी को किडनी फेलियर हो गया, किसी को लिवर फेलियर हो गया, ऐसे ही है ना? ऐसे। अब इसी तरह एजिंग प्रोसेस आपका सेलुलर लेवल पे तो आता है लेकिन वो टारगेटेड होता है ऑर्गन की तरफ। ठीक है। किसी बंदे का सबसे पहले किडनी फेलियर होने का चांस है, उसके लिए खास टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं कि इस बंदे में अगर एजिंग प्रोसेस आ रही है, जिसकी स्किन सूख गई है, लटक गई है, एज अभी उसकी सिर्फ 50 ही थी, उसके साथ का दूसरा 50 वाला बिल्कुल सेहतमंद है, तो क्या चीज़ है? वो टेस्ट करने के बाद फिर हम उसके स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। ये बड़ा खास सवाल है जो कि हमारे आम फिजिशियन को नहीं पता ऐसी कि स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है। स्टेम सेल की प्रोग्रामिंग जो है, मैं अब आपको समझाती हूँ। 3 तरह के स्टेम सेल हैं क्योंकि हमारे आम पब्लिक यहाँ पे सुन रही है, डॉक्टर्स भी आपके प्रोग्राम को डॉक्टर्स बहुत सुनते हैं। एक स्टेम सेल है एडल्ट, एक स्टेम सेल है एम्ब्रियोनिक और एक स्टेम सेल है ना एडल्ट है ना एम्ब्रियोनिक है। ठीक है। लेकिन होते वो एडल्ट हैं, काम वो एम्ब्रियोनिक की तरह करते हैं। उनको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। ठीक है। अब हमने एडल्ट जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इलीगल है। उसके पीछे क्यों इलीगल है? हम भी उस पर काम नहीं करते। ठीक है। क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप एक एम्ब्रियो को, जो कि एक बच्चा है, उसको कत्ल करके वेस्ट करके फिर उसके स्टेम सेल के साथ खेलेंगे। ठीक है। जो कि लॉ के मुताबिक इलीगल है। चैप्टर क्लोज हो गया। वो रिसर्च पर्पस के लिए है। अब अगला आ गया एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है। अब एडल्ट स्टेम सेल अगर मैं किसी एडल्ट में ही डालती हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो वो मल्टीपोटेंट है। इसका मतलब है कि वो ये जो टेबल पे 2-3 चीजें हैं ना, इसी की शक्ल सिर्फ इख्तियार कर सकते हैं। ये बैक पे जो सेल्स हैं, चीजें, ये नहीं बन सकते ऐसे ही। तो जो आपके एम्ब्रियोनिक थे वो प्लूरिपोटेंट थे, मतलब ये कि वो कुछ भी बन जाते, उसको जो मैं ऑर्डर देती। अब मैंने क्या करना है? एडल्ट को मैंने एम्ब्रियोनिक की तरह करना है, इंड्यूस करना है टूवर्ड्स प्लूरिपोटेंट। ठीक है। ये है प्रोग्रामिंग। ठीक है। जो डॉक्टर्स जिसको नहीं समझते, जब उन्हें ये स्टेप समझ नहीं आता, वो कहते हैं है ही नहीं, स्टेम सेल की कोई कॉन्सेप्ट वजूद ही नहीं है। वो वजूद को समझना बड़ा जरूरी है। उसके लिए क्या चीजें होती हैं? उसके लिए कुछ आपको वेक्टर इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं जीन्स के अंदर। और वो हमारे जो स्टेम सेल रिसर्चर टीम है, स्टेम सेल में मैं नहीं होती,
सिर्फ कि मैं अकेले ही सब कुछ प्रोग्राम कर देती हूँ। पूरी एक टीम है हमारी लैब में, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, हमारा स्टेम सेल रजिस्टर है, सारे लोग शामिल होते हैं। वो उस सेल को हेल्प करते हैं उस वेक्टर के थ्रू, उस जीन्स के थ्रू टुवर्ड्स प्लूरिपोटेंट। ठीक है। तो ये जब चीज हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें इस लॉ के तहत इसको करने की इजाजत देगी तो रीजुविनेशन स्टेम सेल होंगे। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह रिकवरी हो सकती। अब किसी का उसमें क्या होगा कि उसने बाहर से बोटॉक्स लगा लिए, ठीक है, चल वो 2 कदम नहीं बेचारा सकता, तो वो उसकी बॉडी तो फेस तो उसका प्लास्टिक का ही नजर आएगा ना। आपने देखा होगा हमारे कई स्टार्स हैं, उन्होंने वो बोटॉक्स फिलर लगाए हैं, तो एक अजीब सी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो यूथ और वो ग्लो आपका बाहर लेपालापी से नहीं आ सकता। जब तक स्टेम सेल थेरेपी से आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है ना, नेचुरल ब्यूटी। अब मैं कितनी खवातीन हैं जिनको मैं ओवेरियन रिजुविनेशन करती हूँ, मैं तो करती हूँ इसलिए कि उनके बच्चे हो जाएं। अब वो स्टेम सेल कराने के बाद आके मुझे कहती हैं डॉक्टर साहबा चले बच्चा वो साडा भावें नहीं भी होया ना डॉक्टर साहब, पर मैं ना खुद नूं बड़ा फिट समझनी है, मेरा मियाँ बहुत खुश है मेरे से। यानी उनका जो लॉस ऑफ लिबिडो था, होगी ना उसकी लॉस ऑफ लिबिडो था, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा रिजेक्शन थी मेल की तरफ, प्लस उसके अंदर जो स्किन चेंजेस आ रही थी, बहुत सारी चीज़ों का उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि ओवरी रिजुविनेट है तो उसका मतलब है औरत का सिस्टम रिजुविनेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिसको रिकवर किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि पोलियो के, जैसे हमारे मुल्क में पोलियो के लोग मरीज होते हैं, पोलियो का अगर कोई मरीज है तो क्या स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू उसकी रिकवरी मुमकिन? देखिए अभी इस पे काम नहीं हुआ, मैं ऐसे ही कहूँ क्लेम करूँ एक ऐसी चीज को जिसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आई डोंट नो, इसके ऊपर अभी कोई वर्किंग नहीं, अभी ऐसी मुझे वर्किंग नजर नहीं आई, मैंने या इंटरेस्ट नहीं लिया या नजर नहीं आई, ठीक है, मैंने आई डोंट नो। मैं जो आपको बता रही हूँ कि इस वक्त जो सबसे अच्छा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है वो है ऑटिज्म के ऊपर। ठीक है, यानी वो बच्चे जिनकी स्पीच थेरेपी के इश्यूज हैं, यस, ऑटिस्टिक बच्चे थे, यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके अंदर उनका डिलेड माइलस्टोन थे, तो ऑटिस्टिक बच्चों पे वो इवन कुछ सेंटर्स जो हैं वो मोर देन 90% क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ठीक हो जाते हैं, ये रिकवरेबल भी है। पहले तो वो कहते थे ये सिर्फ मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, अब उसको वो कहते हैं हम रिवर्स कर सकते हैं थ्रू स्टेम सेल। फिर इसके अलावा FDA अप्रूव्ड जो ट्रीटमेंट है मैं उसको डिस्कस अच्छा, हमारी आम पब्लिक को ये जरा समझाएं कि FDA क्या चीज है। FDA वो जब हम उनको कहते हैं FDA अप्रूव्ड, हाँ, आम ले मैन समझता है यार ये FDA ने क्या फटा डाला। नहीं, हमने चूंकि ले पर्सन के लिए कर रहे हैं, हमारा टाइम कम है, बजाय हम FDA पे, FDA एक अथॉरिटी है, ठीक है, जो इंटरनेशनली किसी भी ट्रीटमेंट को एक्नॉलेज करती है, अप्रूव करते हैं, अलाउ करते हैं, ये नहीं हो सकता। इसको आमतौर पर अमेरिकन के एसोसिएशन बोर्ड के थ्रू ही ये काम होता है। तो अगर अमेरिकियों के अलावा किसी ने पहले शुरू कर दिया तो समझे FDA अप्रूव्ड कोई नहीं होने वाला ये मैं आपको बता दूं, जब तक कि उनके अपने बंदे ना स्टार्ट करें। हम ब्राउन लोग हैं, हमें वो इतनी जल्दी, हम बड़ा समझते हैं नहीं जी वहाँ सब बराबर हैं। अच्छा, गोरे बड़े अच्छे हैं, वो अच्छे होंगे, वो अपने से लोअर के साथ बहुत अच्छे हैं, अपने से बराबर वालों के साथ वो बहुत बाइस्ड है, ऐसे ही है, ठीक है। जब उनकी बराबरी पे हम खड़े होते हैं ना, तो फिर उनका एटीट्यूड देखें कि वो क्या है।